नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में अपने ही नेताओं से संघर्ष करती नजर आ रही है। समझिए ये बात क्यों कही जा रही है। वहीं अंतर कलह अब सामने आई है एक बार फिर। अब कांग्रेस में लेटर बम फूटा है। दरअसल पूर्व संगठन महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया ने कोषाध्यक्ष पर पार्टी फंड से करोड़ों के गबन का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने चुटकी लेते हुए कहा कि पूरे देश में न्याय की बात करने वाले अपने ही संगठन पदाधिकारियों से न्याय नहीं करते हैं। ऐसे में लोकसभा में कांग्रेस की नैया पार कैसे लगेगी, कैसे होगा बेड़ा पार, ये बड़ा सवाल। पर इस मुद्दे पर चर्चा करें, खास बातचीत करें, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक खास रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। कांग्रेस में आंतरिक घमासान जारी है। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता हाथ से जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली है। इसके बाद अब एक बार फिर लेटर बम सामने आ गया है। इस बार पूर्व संगठन महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर पार्टी फंड से 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्हें पार्टी से बाहर करने की मांग उठाई है। दावा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी टीसू मॉडियल लैब गाजियाबाद को 5 करोड़ 89 लाख रुपए बिना प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी महामंत्री की जानकारी और अनुमति के बिना भुगतान किया है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले से पल्ला झाड़कर जाँच करवाने की बात कह रही है। देखिए, इस प्रकार का कोई पत्र किसी को नहीं मिला है, तो मीडिया में भी कुछ पत्र सामने आया है। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास जब तक पत्र नहीं आएगा इस बारे में कुछ भी बोल पाना संभव नहीं होगा। और जहाँ पर राजनाथ गांव का सवाल है, तो वहाँ की जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इस मसले को देख रहे हैं। जब अनुशासन की नतीजे में आएगा निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। पार्टी फोरम पे अपनी बात रखा जाएगी। चुनावी सभा में कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अपने ही घर को नहीं संभाल पा रही है और देश संभालने की बात कर रही है। वहीं अब कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं का विश्वास उठता चला जा रहा है। कुल मिलाकर अब कांग्रेस का अंत नजदीक आ रहा है। कांग्रेस अपने घर परिवार को संभालना है, उनको अपने संगठन को किस तरीके से वो करना है, ये उनका विषय है। और स्वाभाविक रूप से जब आप देखते हैं तो पूरे देश में आज कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जिनका अपने दल से विश्वास उठता सा चला जा रहा है, निश्चित रूप से पूरे देश में और न्याय की बात करने वाले अपने संगठन के न्याय करना चाहिए उनको, तो उस दिशा में ध्यान नहीं है। और स्वाभाविक रूप से एक मुझे जो लग रहा है बड़ी संख्या में और कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ हैं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अगर उनका किसी और दल में जाना हो रहा है तो निश्चित रूप से विश्वास में कमी आ रही है कहीं ना कहीं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते कुछ महीनों से पार्टी की अंतरकलह खुलकर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव में हार से नाराज कई नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। इसी बीच बीते दिनों पूर्व सीएम और राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप मामले में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद बीजेपी इसे लेकर भूपेश बघेल और कांग्रेस को लगातार टारगेट कर रही है। वहीं अब पार्टी के नेता ही रामगोपाल अग्रवाल पर गबन का आरोप लगा रहे हैं। सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार पार्टी छोड़ रहे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कैसे मना पाती है। वहीं इसका साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा यह तो देखने वाली बात होगी। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक घमासान के सुर साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता हाथ से जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर के जमकर निशाना साधा और कहा कांग्रेस तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करती है, अपने ही कार्यकर्ताओं,
अपने ही पदाधिकारियों की जो नाराजगी है उन्हीं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है तो वो देश के साथ कैसे न्याय करेगी। तो सत्ता से जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा है घमासान। अभी लिस्ट को लेकर के अंदरूनी गुटबाजी सामने आई, दूसरी तरफ लेटर बम और सियासी धमाका। तो अब कैसे इस डैमेज को कंट्रोल किया जाएगा? और चुनाव से पहले जो साफ तौर पर लेटर बम की जिस तरीके से बात की जा रही है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, कैसे सामने आया और कांग्रेस का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है। तो कांग्रेस को लेकर के जिस तरीके से अंदरूनी गुटबाजी आ रही है, लगातार सामने चीजें आ रही हैं, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात की जा रही है, तो कांग्रेस के जब घमासान को लेकर के बात की जा रही है तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से अब आए हुए मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले कांग्रेस में जिस तरीके से बात की जा रही घमासान को लेकर, लेटर बम को लेकर, क्या है पूरा मामला और कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जल्दी से अपने मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी बहुत सारी चीजों को जानेंगे। गंगेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ श्रुति शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। श्रुति जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति जी, मेरा सबसे पहले सीधा सवाल आपसे, कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम अग्रवाल पर आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले मैं आपकी बात सुनूंगा। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय जोहार। और निश्चित ही पार्टी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हुआ था कि अभी तक के ऐसा कोई लेटर पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ है, और अगर पार्टी में ऐसा कोई लेटर प्राप्त होता है तो निश्चित ही उसकी जांच करेगी और जो भी उसका कारण होगा, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी आलोक जी कि ये जो है, ये समय है चुनाव का समय। चुनाव का समय बहुत ही नाजुक समय होता है, तो आपस में पक्ष और विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती नजर आती हैं, चुनाव के मुद्दे उन्हें भुनाना चाहती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कांग्रेस में अंतर कलह की बात होती है तो सबसे बड़ा मुद्दा जो कल वीडियो वायरल हुआ था, सुरेंद्र दास वैष्णव, जिला महामंत्री राजनांदगांव, जिन्होंने मंच में माननीय भूपेश बघेल जी सांसद प्रत्याशी के सामने अपनी मन की बात खुलकर बोली थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी आलोक जी, और हमारे बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं हमारे भाई राहुल जी, उनको भी मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, निश्चित ही कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पर हम अपनी बातों को, अपने विचारों को अपने नेताओं के सामने खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। तो निश्चित ही पार्टी जो है वो एक परिवार है, तो एकजुट रहना चाहिए कि हमारे बीच में मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। अगर सुरेंद्र दास वैष्णव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी मन की कुछ बातें रखी है, तो उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी की थी कि उन्होंने किसानों के लिए जो कार्य किया वैसा कार्य, आप अगर पूरा वीडियो उठाकर देखेंगे तो उन्होंने उनकी तारीफ भी की है कि किसानों की फसलों का दाम जो उन्होंने दिया, किसानों के हित से उन्होंने जो कार्य किया वैसा कार्य कोई कर नहीं सकता है, और उसको देखकर ही भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में कार्य कर रही है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन की बात भी कही। जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी एक परिवार है, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। तो चलिए ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें जब बाहर चली जाती हैं, जब पब्लिक फोरम में चीजें आती हैं, तब मुद्दा बनता है श्रुति जी, और आखिरकार ऐसी बहस को एक जन्म देती हैं ये तमाम सारी चीजें। राहुल टिकरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। राहुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी अभी आपने हमें ज्वाइन किया। कांग्रेस की प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी ने अपनी बात रखी, जिस लेटर बम को लेकर के बात की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जो अभी जो मतभेद हैं वो सारे दूर कर लिए जाएंगे, लेकिन चीजें हैं जो वो पब्लिक फोरम में आ चुकी हैं। जरा इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की पार्टी में शुरू से जो अंतर कह रहा है, ये जब सत्ता में थे तब भी चलती थी, और लगातार जो अंतर कह था उसे दबा कर रखने की कोशिश किया गया था। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर हुए हैं, आप देखिए सार्वजनिक मंचों पर किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ ही के सामने ही भड़ास निकाली जा रही है, और लगातार दो चीजें भी कांग्रेस पार्टी के निकल के सामने आए हैं। एक तो वो लेटरबाजी जिस पर बताया गया कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया। दूसरा विषय, किस प्रकार से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने
कांग्रेस का ही कार्यकर्ता अपना मन का भड़ास निकाल रहा है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की पार्टी में ये जो भ्रष्टाचार का विषय है ये पहले भी चरम सीमा में रही। जब ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सरकार में थे, 5 साल तक सरकार में रहे, तब घोटालों का इन्होंने महा रिकॉर्ड बनाया। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की पार्टी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और अपने ही अंतर्कलह में, अपने ही विवाद में फंसी रही है, यही कारण है कि लगातार कांग्रेस की पार्टी पतन की ओर आगे बढ़ रही है। जी चलिए, जो नतीजे हैं वो जनता निर्धारित करती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राहुल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, श्रुति जी भी जुड़ी हैं और गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। लगातार जिस तरीके से जब हम लेटर बम को लेकर के गंगेश जी बात कर रहे हैं, पूर्व संगठन महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को एक पत्र लिखा है, जो पूरा जो मामला सामने आया है, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, लेटर बम सही मायने में तो कांग्रेस की इंटरनल व्यवस्था का मामला है। जो भी लेन देन हुआ है संगठन के 2 पदाधिकारियों को, बड़े पदाधिकारियों के बीच हुआ है। तो ये क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे वक्त में ये लेटर वायरल हुआ है, तो जो भी कार्रवाई होनी है, कांग्रेस का अपना संगठन है, हर मामले में चीजों को अनुशासन को लेकर या इस तरह के वित्तीय नीतियों को लेकर उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं पार्टी के पास। तो इसका जो भी निराकरण है पार्टी की इंटरनल लेवल पे होगा। और रही बात जो दूसरी चीजें हैं, अभी जो जिस तरह का ज्योति जी बता रहे थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी में पार्टी का अपने एक अनुशासन होता है और पार्टी कोई भी असंतोष की जो मामला होता है पार्टी की इंटरनल बैठकों में रखा जाता है, जिससे भी असंतोष हो। और खासतौर पर बड़े नेताओं के प्रति असंतोष अगर जताना है आपको, वो उसमें और भी गंभीरता बरतनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, भूपेश बघेल इस समय वहां के लोकसभा कैंडिडेट है और जिस तरह से कल उन्होंने आलोचना की भूपेश बघेल की, उससे सीधा सीधा ये मैसेज किया है और तुरंत देखिए मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आ गया कि जो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं है वो प्रदेश का क्या होगा। ये बहुत बड़ा कमेंट है और पूरे प्रदेश में सही से बिल्कुल। सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सवाल, मैं जरा श्रुति जी आपके पास आ रहा हूं। आपने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन जो पेचीदगी है, जो मामला सामने आया वो ये, आपने तो बहुत सहज आसानी से कह दिया कि सारे कोई ऐसी बात नहीं है, बीजेपी पर निशाना भी साधा, लेकिन विनोद वर्मा के बेटी कंपनी टेसू मीडिया लैब को काम दिया गया, वो भी बिना कांग्रेस अध्यक्ष की अनुमति पे। जरा इस पर अपनी टिप्पणी दे दीजिए। मामले ने चूंकि तूल यहीं से पकड़ा है, इसलिए मैं चाहूंगा साफगोई से आप अपनी बात रखें। जी आलोक जी, मैंने वही कहा कि अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ नेता है जो हमारे आलक मान्य, उनके पास अभी ऐसा कोई लेटर पहुंचा नहीं है और निश्चित ही अगर ये लेटर पहुंचता है तो इस पर जांच करके कार्यवाही बिल्कुल की जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। मैडम ये बताइए, लेटर ठीक है, लेटर पहुंचेगा, चलो मीडिया के जरिए भी जानकारी मिल गई, लेकिन कैसे सारे काम, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसीजर होता है, बाकायदा एक पत्र जारी किया जाता है, आपको उसके अध्यक्ष की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? बड़ी बात ये, इसीलिए तो बीजेपी को बोलने का मौका मिलता है। जी, मैं वही कह रही हूँ आलोक जी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक हो जाती हैं, लेकिन अगर पार्टी में इस प्रकार की कोई भी बातें किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई है तो जरूर उनके ऊपर अनुशासनहीन होने वाली जो कार्यवाही होती है वो बिल्कुल होगी, क्योंकि सभी पार्टी का एक अनुशासन होता है। मैं तो वही कह रही हूँ कि मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अगर इस तरीके की कोई भी हालत हुई है, चाहे वो राजनांदगांव का मुद्दा हो या वो ये लेटर बम वाला मुद्दा हो, तो निश्चित ही उस पर अनुशासन। यानी कि श्रुति जी, कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसका मैसेज सीधा सीधा ये जा रहा है। देखिए आलोक जी, कोई भी पार्टी है वो एक परिवार होती है। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर के बीच में तनातनी हुई थी कि नहीं, आप मुझे बताइए। अभी रिसेंट में एक मामला आया है कि कांकेर में भाजपा नेताओं के बीच हाथापाई हुई है, वो भी सार्वजनिक जगह में। उसके पहले कुछ दिन पहले एक मामला मैंने देखा। ठीक है मैडम, सारे मामले मैंने मान लिए, आई एग्री विद यू, लेकिन ये बताइए, ये मतभेद हो सकते हैं, महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, मैं तो सिस्टम को लेकर के बात कर रहा हूं भाई। कोई भी अगर पैसा जा रहा है पार्टी को लेकर के फंड, तो बिना अध्यक्ष की अनुमति के, यहां पर एक सिस्टम को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं किसी के महत्वाकांक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। जी आलोक जी, मैं आपको फिर से यही कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार की अगर कोई भी बात है तो पार्टी उन लोगों के ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी, उस पर जांच बिठाई जाएगी। चलिए राहुल जी, अब देखिए आज की डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बिल्कुल जांच बिठाई जाएगी, यानी कि अब जांच की जरूरत है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। अब आप लोग भी मुद्दा इसको बना रहे हैं पूरी तरीके से।
बिल्कुल ये जांच का विषय है, क्योंकि जब भी कांग्रेस की सरकार 5 साल जब सत्ता में बैठे रही तो कितने भ्रष्टाचार, चाहे कोल का विषय हो, चाहे शराब का विषय हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप का विषय हो, रेत, सीमेंट और तो और गरीबों के चावल में भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया था। भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस सरकार से पहले 15 साल तक छत्तीसगढ़ में सरकार रही। हमने महज 37,000 करोड़ का कर्ज लिया था 15 सालों में। महज 5 साल की सरकार इनकी चली थी, इन्होंने 78,000 करोड़ का कर्जा लिया। ये कर्जा कहाँ गया? ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में डूब गया कर्जा। तो जाहिर सी बात है इन्होंने छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबाया था और उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर किया है। आज देखिए भूपेश बघेल जी जरूर राजनांदगांव चुनाव लड़ने गए हैं। अभी कांग्रेस की साथी बहुत आसानी से कही कि जो वहां पे मंच से विरोध किया गया, एक प्रकार से भड़ास निकाला गया। अच्छा राहुल जी, लगे हाथों इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो आप लोग उठाते थे, कांग्रेस घेर रही थी, अब आप लोगों को भी कहीं ना कहीं चुनाव के पहले एक मुद्दा मिल ही गया। राहुल जी बिल्कुल ये मुद्दा बहुत बड़ा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में मैं पुनः बता दूं आपको, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि इतिहास के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो फंड आएंगे, जो चंदा आएंगे, वो सार्वजनिक होगा। जिस पर कांग्रेस के साथी और विपक्ष के नेता 60 साल तक देश पर राज किए और सिर्फ चंदे के नाम पर धंधा किया और भ्रष्टाचार का खेल खेले। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब चंदा का चलिए श्रुति जी, लगता है अपनी बात रखना चाह रहे हैं, श्रुति जी को मौका दिया जाए। श्रुति जी अपनी बात रखिए। जी इलेक्टोरल बॉन्ड में राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जा रहा है, यहाँ तक की तो बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन आप उसमें इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है ना, उसको उठाकर देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, ये तीनों पार्टी में सबसे ज्यादा लगभग ढाई हजार करोड़ के भी ऊपर का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिया है। भारतीय जनता पार्टी को इतने चंदों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वो अनेक प्रकार के पूंजीपति और उद्योगपतियों का लोन माफ करती है, कर्ज माफ करती है और सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने का ही कार्य करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है। और एक मिनट, आपने कांग्रेस पार्टी में घोटालों की बात कही तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह जी के द्वारा पनामा घोटाला किया गया था। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कंपनियों को क्या किया, देकर रखा हुआ था, आपने जांच किया, भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने उन चीट फंड कंपनियों को घेर करके उन्हें उनकी संपत्ति को बेच करके। चलिए, मुद्दा ये नहीं किसने क्या किया, किसका बड़ा भ्रष्टाचार है। गंगेश जी, राजनीतिक दलों की आप बात सुन रहे हैं, चुनाव नजदीक है, जनता के बीच जा रहे हैं, एक तरफ एक पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बना रही है तो दूसरी तरफ किस तरीके से अब ये लेटर बम सामने आया। जनता के मुद्दे कहां हैं? निश्चित तौर पर इस तरह के मुद्दों में जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं खो के रह जाए। अभी देखिए लोकसभा में हालांकि केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान में रखकर वोटिंग करती है जनता, लेकिन उसमें भी बड़े मसले होना चाहिए। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें छोटी समस्याओं को लेकर वोटिंग होती है, स्थानीय जनप्रतिनिधि की छवि को लेकर भी वोटिंग होती है। यहाँ पर निश्चित तौर पर ऐसे बड़े मुद्दे, ऐसे बड़े एजेंडे सामने रखना चाहिए जनता के सामने, दोनों ही पार्टी को, कि जिससे जनता को लगे कि हमारे जो अभी जो सरकार बन रही है वो हमारा भला करने के लिए क्या कुछ करने जा रही है। और जबकि दोनों ही पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लेकर उलझ रही हैं। इसी बीच में देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड और इसके साथ देखिए शक्ति का मसला भी आ गया। राहुल गांधी ने एक बयान दिया, शक्ति से संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी ने उसको अलग तरीके से उठा के पूरे देश में प्रचारित कर दिया कि कांग्रेस जो है नारी शक्ति का अपमान कर रही है और उसको लेकर आज लगातार चर्चा हो रही है। तो ये सारे मुद्दे गौण है, सही मायने में आपका कहना एकदम उचित है कि जनता से जुड़े मुद्दे, जनता के फायदे के मुद्दे, जनता के लिए कितनी सड़कें बन रही है, ये किस समाज के लिए कितने भवन बन चुके हैं, एजुकेशन के लिए क्या, एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बुरी है देश की, महंगाई सर पर सवार है, चारों तरफ महंगाई की मारामारी है, हर आदमी तरफ से महंगाई से। ये सब मुद्दों पे कोई बात नहीं करा, ना कांग्रेस बात करी ना भाजपा। बिल्कुल इंतजार है जनहित से जुड़े मुद्दों का। श्रुति जी, जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। लगातार जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसमें थोड़ा बदलाव हुआ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, लेकिन अब इस मुद्दे को भी बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। बीजेपी तो अब साफ तौर पर यही कह रही है कि आप अपनों को न्याय नहीं दिला पा रहे, अब देश को कैसे न्याय दिलाएंगे। इस सवाल का जरा कट टू कट सवाल का जवाब चाहिए मुझे। जी देखिए आलोक जी, निश्चित ही
कांग्रेस जो है वो गरीब मजदूर किसान की पार्टी शुरू से रही है। और अभी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसमें निश्चित ही अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, जिसमें महिलाओं के लिए न्याय की योजनाएं हैं, युवाओं के लिए न्याय की योजना है, किसानों के लिए न्याय की योजनाएं हैं, और महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए तो इतनी बेहतरीन योजना है, क्योंकि महिला और युवा ही हमारे जो देश की और नींव होते हैं। तो महिला, किसान और युवा, ये तीनों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं कांग्रेस लाई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित ही इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में बहुत ही सकारात्मक होगा। गंगेश जी, मैं इस बात को सुन रहा था, अभी मैडम ने कहा, श्रुति मैडम ने, कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। ठीक है, जब हर वर्ग को लेकर के साध रही है और गरीबों पर ध्यान देती है, लेकिन बड़ी बात है कि जब 5,89,00,000 रुपए का गबन हुआ है और गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, और इतना किसी अगर गरीब को मिल जाए तो उसका तो भला ही हो जाए। निश्चित तौर पर इसमें जो गबन का मामला आ रहा है, इसमें सही समय पर वो पैसे अगर गरीब जनता को मिल जाती है, किसानों तक वो चले जाते हैं वो पैसा, तो उसका बड़े पैमाने पर लोगों को भला हो सकता था। लेकिन फिर वही बात वहीं पर आकर अटक रही है कि चूंकि ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है। हाँ, इसमें एक आपत्तिजनक सवाल ये जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी के बगैर गया प्रदेश अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। अब दर्ज कराई कि ये भी देखिए क्लियर नहीं, ज्योति जी ने कहा है कि इस पर जांच होगी और जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। ये अपने इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से जांच करेंगे अगर मामला, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी इंटरनल मामले को बहुत ज्यादा बाहर आने दिया जाएगा। अभी चूंकि उछल गया मसला लोकसभा के चुनाव की वजह से, तो उसको अभी इसमें बचाव की मुद्रा में भी कांग्रेस, लेकिन उसके बाद मामला आप जी, चलिए श्रुति जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब आप लोगों पर पूरी तरीके से जांच की बात की जा रही, किस तरीके से जांच बढ़ेगी और आप लोग पूरी तरीके से कहेंगे कि हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी, और पारदर्शिता के साथ जांच होगी, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे पूरी तरीके से उसे सजा होगी, या जो भी होगा पनिशमेंट दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी? आलोक जी, ये जो निर्णय है ये तो पार्टी आलाकमान का और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का रहेगा, तो ये तो निश्चित ही समय बताएगा और आप सबको भी पता चल ही जाएगा कि पार्टी क्या कार्रवाई इस पर कर रही है। लेकिन निश्चित ही पार्टी जो भी अनुशासनहीनता हुई है उस पर निश्चित ही कार्यवाही करेगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की, आपने भी देखा है कि किस प्रकार से कई लोगों का निलंबन हुआ, उन्होंने पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा और अनेक प्रकार की कार्यवाही हुई है। तो इस पर भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द जांच होगी और जो भी है वो आपके सामने आ ही जाएगा। राहुल जी, आपने सुना, श्रुति जी ने साफ तौर पर कहा कि जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, यानी कि कार्रवाई होगी। इसी डिबेट में देखिए आपकी समस्या का समाधान भी होगा जो आप लोग मुद्दा उठाते थे। राहुल जी, चलिए आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट मैं गंगेश जी से चाहूंगा। गंगेश जी, कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को लेकर के अब 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, कितना नफा नुकसान देख रहे हैं आप? देखिए, 2024 के चुनाव में अगर देखा जाए तो सही मायने में भाजपा जिस तरह से संगठित दिखाई दे रही है, भाजपा और उनका गठबंधन, उतना संगठित अभी कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अभी जो लास्ट दिन बैठक हुई उसके बाद थोड़ी सी एकजुटता दिखी है, लेकिन अभी भी देखिए कोई इंडी गठबंधन का लीडर फिक्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब बात होगी कि शक्ति संतुलन की, तो निश्चित तौर पर पलड़ा भारी दिखाई देता है भाजपा गठबंधन का, और कांग्रेस कहीं ना कहीं संघर्ष करती दिखाई दे रही है। और कांग्रेस के लिए संघर्ष इसलिए बहुत ज्यादा है कि पिछली बार का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही निराशाजनक था। 52 सीटें आई थी कांग्रेस की और कुल मिला के कांग्रेस और गठबंधन मिला के 92 सीटें लेके आए थे। इस बार उनको चुनौती है कि कम से कम ये 100 सीटों को पार करें, 150-200 सीटों तक जाए। और वहीं मोदी जी की तरफ से घोषणा कर दी है कि 400 से अधिक सीटें वो लाने की तैयारी में है। तो ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, और क्योंकि सत्ता बिल्कुल ये बड़ी चुनौती है। कांग्रेस अब देखना होगा कैसे निपटेगी और क्या क्या चुनौतियां हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल टिकरिया जी आपका भी, श्रुति शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गंगेश द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से 5,89,00,000 रुपए के गबन का आरोप लगाया, अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी, कैसे, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं तमाम सारे मुद्दों के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स से जूझती नजर आ रही है। नमस्कार।